नमस्कार, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने भारत पहुंच चुके हैं। वे 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। वहीं 4-5 मई को होने वाली एससीओ मीटिंग के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रूस चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स इससे पहले मार्च में G20 की एक मीटिंग के लिए भारत आए थे। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच 7 साल से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए बिलावल भुट्टो की इस विजिट पर सबकी नजरें हैं। बिलावल पाकिस्तान की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। वे अप्रैल 2022 में 33 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री बने थे। इसके बाद से उन्होंने भारत को लेकर 5 विवादित बयान दिए। वहीं एससीओ बैठक में शामिल होने भारत आए बिलावल ने कहा था कि उनका दौरा भारत से संबंधों को सुधारने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था, हम एससीओ चार्टर को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस विजिट को भारत से बातचीत के संबंध में नहीं देखना चाहिए। तो इसे कहा है 12 साल बाद भारत दौरे पर पाक विदेश मंत्री है। उन्होंने कहा है कि एससीओ तक ही से सीमित रखें और भारत से किसी भी प्रकार के रिश्ते को सुधारने की ये कोशिश नहीं है। इस एंगल से इसे नहीं देखना चाहिए। कश्मीर का एक एक इंच हम वापस लेंगे, रिश्ते सुधारने भारत नहीं जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा है। पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 33 साल की उम्र में बने। तो वहीं आपको बताते चले कि 7 साल से पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बिलावल भुट्टो का आना एक बड़ी बात माना जा रहा है और बिलावल भुट्टो पर अब सबकी नजरें हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए वो भारत आए हैं और 12 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से पहला ऐसा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो कि भारत दौरे पर आए हैं। इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। वहीं 4-5 मई को होने वाली एससीओ मीटिंग के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रूस चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स इससे पहले मार्च में G20 की एक मीटिंग के लिए भारत आए थे। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 7 साल से कोई भी बातचीत नहीं हुई, इसलिए बिलावल भुट्टो की इस विजिट पर सबकी नजरें हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह साफ कर दिया है कि रिश्ते सुधारने के लिए वो भारत नहीं आए। पाकिस्तान की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं बिलावल। वे अप्रैल 2022 में 33 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री बने थे। इसके बाद से उन्होंने भारत को लेकर 5 विवादित बयान दिए। वहीं एससीओ बैठक में शामिल होने भारत आए बिलावल ने कहा कि उनका दौरा भारत से संबंधों को सुधारने के लिए नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो के दौरे पर सभी की नजरें हैं। बिलावल भुट्टो की इस विजिट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार से रिश्ते सुधारने पर जोर नहीं दिया जाएगा और इसे केवल एससीओ तक ही रखना है। बिलावल भुट्टो जरदारी को गोवा में रेड कॉर्पेट वेलकम की उम्मीद इस दौरान नहीं उनकी इस तरीके से अगवानी हुई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 7 साल से कोई भी बातचीत नहीं हुई है और इसी बीच में बिलावल भुट्टो का ये दौरा एक महत्वपूर्ण माना जा रहा था रिश्तों को लेकर, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि रिश्तों पर इस दौरान जोर नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हैं। गोवा में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। बिलावल का बतौर विदेश मंत्री ये पहला भारत दौरा है।
उनके इस दौरे की काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी, क्योंकि बिलावल पाकिस्तान के वो मंत्री हैं जो भारत के खिलाफ अक्सर ही जहरीले बयान देते रहते हैं। बिलावल भुट्टो ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी हमेशा विवादित बयान दिया। 2014 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था, मैं पूरा कश्मीर वापस लूंगा, मैं इसका 1 इंच भी भारत के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के बाकी स्टेट की तरह कश्मीर भी हमारा है। जिसके बाद बिलावल की सोशल मीडिया पर खूब खिल्ली उड़ी। सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तानी पप्पू तक कह दिया। इसी तरह बिलावल ने पाकिस्तान के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर बयान दिए। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा कई बार उठाया, कभी यूएन एजेंडों में उसे शामिल नहीं करवाया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ओपन डिबेट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने और परिसीमन आयोग के आदेश का मुद्दा उठाया था। उन्होंने भारत में कश्मीरी लोगों के उत्पीड़न और उन पर अत्याचार के भी आरोप लगाए, मगर दुनिया ने उन्हें आरोपों पर उनके विश्वास नहीं किया है। तो बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी चिढ़ भी थी। उनके बयानों में अक्सर ये झलका। मोदी का जिक्र करते हुए बिलावल ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है। और जिस तरीके का बयान ये दिया, ये सीधा सीधा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दिया गया था। बिलावल के इस बयान का यूएन में भारतीय प्रतिनिधियों ने भी कड़ा विरोध जताया था। बिलावल ने भारत पर कश्मीरी लोगों के उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने मई 2022 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि कश्मीर के लोगों की हत्या की जा रही है। ऐसे हालात में हमारा भारत के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। वर्ल्ड कम्युनिटी को उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने 18 दिसंबर 2022 को कहा था, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भाजपा और आरएसएस से नहीं डरता। उन्होंने पीएम मोदी को कसाई बताने वाले अपने बयान पर भी सफाई देते हुए कहा कि मेरा मकसद भारत में मुस्लिमों के प्रति जारी नफरत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना था। ऐसे में बेहतर होगा कि मेरे खिलाफ प्रदर्शन करने की बजाय नफरत और भेदभाव मिटाने के लिए आवाज उठाई जाए। तो आपको बताते चले कि 12 साल बाद बिलावल भुट्टो भारत आए हैं। बिलावल भुट्टो ऐसे मंत्री हैं पाकिस्तान के जो अक्सर ही भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ में अक्सर ही बयान देते रहते हैं। एससीओ की बैठक में बिलावल भुट्टो शामिल हुए। 12 साल बाद भारत दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। बिलावल ने भारत को लेकर कई अपशब्द कहे। कश्मीर का 1-1 इंच वापस लेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि पूरा कश्मीर हमारा है और कश्मीर का 1 भी इंच नहीं छोड़ेंगे। एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। 2 दिन की ये मीटिंग है। बिलावल का बतौर विदेश मंत्री ये पहला भारत दौरा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण है और काफी लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते हैं, 7 साल से बातचीत नहीं हुई है। इस बीच में बिलावल भुट्टो का आना और उनका ये बयान देना कि रिश्ते सुधारने पर जोर नहीं है, क्या इशारा करता है? बिल्कुल आस्था, आपने बड़ी बात कही कि भारत यानी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो 12 साल बाद कोई बिलावल भुट्टो के नाम से आ रहे हैं। दरअसल सवाल ये है आस्था कि बिलावल भुट्टो, इनकी जो माता जी थी, पहले पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी और लगातार पाकिस्तान की जो बिलावल भुट्टो जब वहां से निकले उसके पहले मीडिया ने जब उनसे बातचीत की तो उनसे पूछा कि क्या इस दौरान आप एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं भारत में, तो क्या ये माना जाए दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, क्या ये माना जाए कि संबंध बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन संबंध बेहतर और अच्छे होने के बजाय अभी फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी गतिविधि फिर हुई है, तो फिर हमारे सेना के जवान मारे गए। तो यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो मंसूबा है, पाकिस्तान की जो सोच है, पाकिस्तान की जो गतिविधि है, वो पूरी तरीके से वो अपनी गतिविधि अपनी सोच पर ही निर्भर है। आतंकवाद उसका जन्मजात उसके खून में है, तो वो उससे बाज नहीं आने वाले। पहली चीज आस्था। दूसरी चीज, आज एससीओ के समिट में बिलावल भुट्टो शामिल हुए हैं। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो क्या ये दौरा
12 साल बाद अगर यही निमंत्रण को ठुकरा सकते थे पाकिस्तान ने इसके पहले भी, क्योंकि एससीओ समिट का मेंबर है पाकिस्तान जी पूरी तरीके से। तो मेंबर के साथ साथ जब भारत ने निमंत्रण भेजा पाकिस्तान को, तो आगे पाकिस्तान सरकार ने, शहबाज शरीफ सरकार ने पूरी तरीके से मना करने के लिए सोचा और मना भी कर दिया था। लेकिन ऐन क्षण पे फिर उन्होंने भारत का इस निमंत्रण को स्वीकार किया। फिर उसके बाद अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उन्होंने भारत भेजने के लिए भेजा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है आज का इस समय बद से बदतर है। पाकिस्तान इस और इस दौरे को लेकर एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो को भेजने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी अंदरूनी चाहता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहते हैं कि आने वाले कल में भारत से एक मीठी बोली के जरिए, मीठी बातचीत के जरिए भारत के साथ फिर हम संबंध स्थापित करें और बेहतर संबंध होने के बीच की जो छुरी भोंकने का काम पाकिस्तान का है भोगता रहेगा। लेकिन रवि, जिस आप बेहतर संबंध की बात कर रहे हैं, रवि आप बेहतर संबंध की बात कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने खुद ही ये साफ कर दिया है कि वो संबंध सुधारने भारत नहीं आए हैं। आस्था, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। बिलावल भुट्टो ने साफ तौर पर यही कहा है कि हम एससीओ समिट के लिए भारत जा रहे हैं, लेकिन ये 12 साल तक एससीओ की आस्था 12 साल तक एससीओ का मेंबर इसके पहले भी रहा है। इसके पहले भी क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री कोई आए? नहीं आए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में पूरी तरीके से एक अलग गतिविधि रही है। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा, शहबाज शरीफ के पहले जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इससे बड़े बड़े वादे किए थे, इससे बड़े बड़े कि भारत के साथ हमारे संबंध होंगे। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वो पहुंचे, पूरी तरीके से नाकाम हुए। वहां की जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, वो पूरी तरीके से आर्मी के अंदर ही बेस्ड है। तो यानी वहां के प्रधानमंत्री तो करना चाहते हैं, जब जनता के बीच में रहते हैं तो आवाम, पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो इतना बड़ा, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व का 5वां देश है, उस देश के साथ अपने संबंध अच्छे किए जाए, भारत से लेन देन यानी आयात निर्यात बेहतर किया जाए। लेकिन जब ये आस्था कुर्सी पे बैठते हैं, ये इनकी जुबान नहीं निकलती, ये इनके आर्मी की जुबान निकलती है। लेकिन रवि, एक ऐसे मंत्री का भारत दौरा जो अक्सर ही भारत के लिए नकारात्मक चीजें बोलते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में नकारात्मक चीजें बोलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बात है उन्होंने कही, क्या ये नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आस्था, इसके पहले मैं आपको बता दूं, बिलावल भुट्टो ने जम्मू कश्मीर को लेकर 4000 बयान होंगे पाकिस्तान की टीवी चैनल्स में, पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में उनके 1000 बयान होंगे। अगर वो कोई भी बयान अपने यहाँ इकोनॉमी को डिफेंड करते हैं तब पर भी भारत का नाम लेते हैं, अगर वो किसी स्कीम को लेकर बात करते हैं उसमें भी भारत का नाम होता है, यानी किसी भी तरीके से उनके हर बयान में भारत का नाम होता है। जैसा कि हमने बताया, बिलावल भुट्टो इसके पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया शरीफ सरकार बनने के बाद, उन्होंने कहा हमारा मेन मकसद है, हमारा यही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को हमें अपने हद में लेना है। अब इससे बड़ा बयान क्या होगा? पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि जम्मू कश्मीर अब उन्हें नहीं मिलने वाला। ये पाकिस्तान को, आवाम की, वहां की जनता को बखूबी पता है कि ये जो हमारे नेता बोलते हैं ओनली जुबानी तक है, ना भारत से ये ले पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन उन्हें ये पता होता है कि अगर हम ऐसे बयान देंगे तो ये जो हमारी राजनीति वाली कुर्सी है, चाहे विदेश मंत्री वाली कुर्सी है, चाहे प्रधानमंत्री वाली कुर्सी है, हम सत्ता पे रहेंगे, राज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी आवाम को गलत, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आस्था। और दूसरी चीज आपको अहम हम बता दें कि इससे पहले बिलावल भुट्टो ये जरूर, पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम एससीओ समिट में हम अपने विदेश मंत्री को भेजे तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? हम एससीओ के मेंबर हैं, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया तो हम भारत के लिए जा रहे हैं। नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की लॉजिक है आपका, इसके पीछे पाकिस्तान का जो आतंकवादी, बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके पीछे भी कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, और ज्यादा जानकारी आपने इसकी दी है। बता दें कि 12 साल बाद भारत दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए हैं एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना तत्काल रोकी जाए। इससे पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई, इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी
तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया। वहीं जानकारी के मुताबिक सरकार की एक वेलफेयर संस्था होती है, कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया। दरअसल 24 अप्रैल को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा। इसके बाद 2 और 3 मई को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। दरअसल जातिगत जनगणना के मामले में बीते सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से किए गए काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई को मंगलवार के लिए टाला। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अपराजिता सिंह और हाईकोर्ट के एडवोकेट दीनू कुमार को जाति गणना को असंवैधानिक करार देने के लिए हाईकोर्ट में दलीलें पेश करनी थी। तो बता दें कि तत्काल प्रभाव से जनगणना की प्रक्रिया रोकने की बात यहां हाईकोर्ट ने कही है। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद से नीतीश तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है, नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। और बता दें चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को एक आदेश सुना दिया और तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना रोकने की बात की है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। वेद प्रकाश जी, जातीय जनगणना बिहार में एक प्रमुख मुद्दा कुछ दिनों से चला आ रहा है। सरकार ने इसको शुरू भी किया है और लेकिन एक बड़ा झटका सरकार को लगता हुआ यहाँ देखा गया। हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इसे रोकने के आदेश दे दिए गए। जी सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जेके न्यूज चैनल को मेरे विचार रखने के लिए मुझे मौका दिया जा रहा है। आस्था जी, बिहार में जातीय जनगणना को बिहार उच्च न्यायालय ने 8 जून तक इस पे अंतरिम रोक लगा दी है। ठीक है जी। तो ये बिहार जातीय जनगणना को लेकर मेरी समझ एक पत्रकार के तौर पे है, जहां तक मैं समझता हूँ मंडल कमीशन वर्सेज कमंडल की लड़ाई है जी। अब यहाँ जो राजद और जदयू जो संघर्ष से निकली हुई पार्टियां हैं, इनकी एक अपनी विचारधारा है और मंडल भाजपा की एक अपनी राजनीति है। जो भाजपा बीजेपी हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद राष्ट्रवाद की राजनीति के सहारे देश की सत्ता को साधती आई है, उसको रोकने का कहीं न कहीं एक उस पर लगाम लगाने का प्रयास हो रहा है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जब वो बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी कहीं न कहीं सहमत थी जातीय जनगणना का बिहार में, और जैसे ही बीजेपी जेडीयू से अलग हुई है तो बीजेपी इस जातीय जनगणना को लेकर कहीं न कहीं असहमत है। तो नीतीश कुमार की राजनीति ये है जो पिछड़े वर्ग की गोलबंदी को लेकर बीजेपी की पोल पट्टी खोली जाए और एहसास कराया जाए कि भाजपा जो है पिछड़े वर्ग की हिमायती नहीं है। इन्हीं को लेकर जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार ने की थी। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी हिंदुत्ववाद और बहुसंख्यकवाद की राजनीति, जिसको कमंडल की लड़ाई को आपने देखा होगा कि 1990 में जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन के रास्ते आडवाणी जी के कमंडल के रथ को लगाम देने की जो कोशिश की थी, आज उसी चीज को पुनः दोहराया जा रहा है। और ये लड़ाई दोनों पक्ष जो आमने सामने है कहीं न कहीं अपनी विचारधारा, अपने वोट बैंक और सत्ता तक पहुंचने की एक कवायद है जी। तो कितना महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है नीतीश सरकार के लिए, तेजस्वी नीतीश दोनों के लिए ही कि जातिगत जनगणना जो चल रही थी वो शुरू रहे। हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अपनी एक जो राजनीतिक समझ है कि बीजेपी को, मैं पहले भी कहा हूं कि बीजेपी को पिछड़े वर्ग को लेकर ये हिमायती नहीं है, इस बात को लेकर इनको लोगों के सामने लाना है। क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी कहीं न कहीं उतनी मुखर नहीं है और जो उनकी चुप्पी है इस बात का संकेत है। जातीय जनगणना होने पे नीतीश कुमार ये मानता थी कि पिछड़े वर्गों को लेकर जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। आपने सुना होगा एक राजनीति में सत्ता को लेकर कहा जाता है कि जब आपकी हिस्सेदारी होगी जितनी भागीदारी होगी, तो संख्या बल को लेकर एक स्पष्ट नीति थी कि इनकी जातीय जनगणना हो। हालांकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो भी डाटा है उसको भी संकलित रखा जाए और अंतरिम 8 जून तक है। फिर 8 जून के बाद निर्णय क्या होते हैं इसके भी लेकर हम लोग को इंतजार करना होगा।
और निश्चित तौर पे जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार की जो राजनीति है, खासकर विपक्षी पार्टियों को लेकर उनकी जो बैठकें हैं, मुलाकातें हैं, और केसी यादव की भी जो चाहत है, उनकी जो पार्टी जेपी आंदोलन से निकली विचारधारा, जो पिछड़े वर्ग को लेकर कवायद है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी इसको लेकर कहीं न कहीं द्वंद में है। तो इसको मंडल और लड़ाई अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें कि 24 अप्रैल को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा था और इसके बाद 2 और 3 मई को हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। दरअसल जातिगत गणना मामले में बीते सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से किए गए काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अपराजिता सिंह और हाईकोर्ट के एडवोकेट दीनू कुमार को जातीय गणना को असंवैधानिक करार देने के लिए हाईकोर्ट में दलीलें पेश करनी थी। तो बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट ने तुरंत ही रोक लगाने का फैसला दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन की सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित लिया था और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।